हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज़ एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 3.0 से संबंधित री एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। इस प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग इसका उत्तर सॉल्व करेंगे वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से होगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। एक से लेकर 10 तक इंग्लिश है और फिर 11 से लेकर 30 तक कौन सा पोर्शन है? हिंदी पोर्शन है। और फिर 31 से लेकर 150 तक 31 से लेकर 150 तक क्या है? जीएस है और जीएस है, फिर मैथ है और रीजनिंग है। ये तीन 31 से लेकर 150 तक है। तो 31 नंबर से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है गेसर, बी है क्रेटर, सी है धुआंरे या वातिमुख और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धुआंरा। जो धुआंरा है वो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक है। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन ए है 1856 में खान देश की जनजातियों ने, बी है 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, ऑप्शन सी है 1850 में छोटा नागपुर पठार की जनजातियों ने, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने नई कर व्यवस्था के विरुद्ध शक्तियों का विरोध किया था। बी इसका सही उत्तर होगा। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। एक फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, बी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सी है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन ए में है दादुर या टोड। यह दादुर क्या होता है? यह है एक प्रकार का मेढक होता है। बी है मगरमच्छ, सी है मछली, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ई इसका सही उत्तर होगा। कैसे? गर्म खून वाला प्राणी वो होता है जो स्तनधारी होता है, जैसे मानव और जीव जंतु जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, तो वो स्तनधारी जीव हैं। और स्तनधारी जीव का जो खून होता है वो गर्म होता है। यहाँ पर दादुर या टोड है, ये मेढक जैसा होता है, ये उभयचर प्राणी है। मगरमच्छ क्या है? ये भी उभयचर है, यानी कि जल और थल दोनों में रहता है, तो ये दोनों उभयचर हैं। मछली तो एक मछली प्रजाति है, ये भी स्तनधारी नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ई होगा। ई इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के उग्र कृषक नेता थे। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है 1881 में, ऑप्शन बी है 1882 में, ऑप्शन सी है 1880 में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र
चटर्जी का ये उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1882। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर 38 नंबर है। सूखी बर्फ है, ऑप्शन ए है ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है, यानी कि CO2। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश में है। अगला 39 नंबर से है, 38 तक हो गया है। 39 नंबर है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ऑप्शन ए है केवल जंतुजात को, ऑप्शन बी है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, ऑप्शन सी है केवल पादप जात को, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे रहता है? ऑप्शन ए है 5.5 घंटा, ऑप्शन बी है 6 घंटा, ऑप्शन सी है 5 घंटा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई 5.5 घंटा। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच माध्य समय रेखा से आगे है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का प्रश्न है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए है द फ्लावर मून, बी है द होल्डवर्स, सी है ओपनहाइमर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओपनहाइमर, सी इसका सही जवाब है। 44 नंबर का प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों में अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? ऑप्शन ए में है चीड़ के जंगल में, बी है झाड़ियों के जंगल में, सी है बाज के जंगल में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीड़ के जंगल में पक्षियों की अधिक से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ऑप्शन ए में है कि यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन बी में है यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ऑप्शन सी है यह मध्य मंडल में पाई जाती है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए में दिया हो कि यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरण आती है जो ओजोन सोखती है अल्ट्रावायलेट किरण को। तो अल्ट्रावायलेट किरण ये उच्च तरंगदैर्घ्य वाली नहीं होती है, सबसे उच्च तरंगदैर्घ्य की किरण रेडियो तरंग होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में है कि यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ये अस्थायी गैस नहीं है, बनती और बिगड़ती रहती है। सी में है यह मध्य मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन गैस ये तो पाई जाती है समताप मंडल में, इसलिए सी भी गलत है। तो इसमें क्या होगा? ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। 45 नंबर का देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, यानी कि उसका थीम बताना है। ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, बी है पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, सी है वातावरण से संबंधित जागरूकता, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जागरूकता इसकी थीम है, सी इसका सही जवाब है। 42 नंबर का प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है?
ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, बी है मीथेन, सी है हाइड्रोजन और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। ये जो मीथेन होता है यानी कि CH4, ये जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस का भी प्रमुख गैस है और जो बायोगैस होती है ये बायोगैस का भी प्रमुख घटक है। तो नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों का प्रमुख घटक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा मीथेन। इसे मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे ये पेज है इंग्लिश वाला, आगे हिंदी पर पहुंचते हैं। यहाँ से 46 नंबर प्रश्न है, 45 तक हो गया। 46 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखीय भूकंप, बी है भ्रंशमूलक भूकंप, सी है प्लूटानिक भूकंप और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रंशमूलक भूकंप एक गंभीर भूकंप है और विध्वंसकारी है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल में शांत घाटी है और शांत घाटी में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। 50 नंबर का प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए है CO2, बी है जलवाष्प, सी है SO2, ई है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा CO2, यानी कि CO2 के साथ जब जल मिलेगा तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा H2O3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब जब कार्बोनिक एसिड बनेगा, CO3 है यानी H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा और जब SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल मिलेगा तो क्या बनेगा H2SO4 क्या बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक हैं, इसलिए ये और सी इसमें सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है रीडिंग, बी है लिनलिथगो, सी है इरविन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इरविन। देखिए गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता से करार होकर फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो उस समय पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोल सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये इरविन था। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं 51 नंबर का। 51 प्रश्न है संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह त्रिस्तरीय है और इनमें सिलीमिक गुहा होती है, बी में है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए ये तीनों कथन सही है। यह त्रिस्तरीय है और सिलोमिक गुहा होती है इसमें, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 52 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है नाभिकीय ईंधन, सी है पेट्रोलियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है यानी कि एक बार प्रयोग करने से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इतनी जल्दी से इसका निर्माण नहीं होगा। बी है नाभिकीय ईंधन। अब नाभिकीय ईंधन में कौन सा ईंधन आता है, यूरेनियम 235
और यूरेनियम भी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है ईंधन का। एक बार प्रयोग करने से ये समाप्त हो जाएगा और इतनी जल्दी नहीं बनेगा। पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी समाप्त हो जाने पर इतनी जल्दी नहीं बनेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि ये तीनों क्या हैं, तीनों नवीकरणीय नहीं है, यानी कि तीनों अनवीकरणीय हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा कि इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय पूछ रहा था तो इनमें से कोई नहीं नवीकरणीय है, ई इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे ये है अंग्रेजी वाला पेज, इंग्लिश वाला, यहाँ से है हिंदी वाला पेज। यहाँ पे है 53 नंबर का सवाल। 53 सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ऑप्शन ए है के.एम. पडिक्कर, बी है हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, ये तीनों राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य हैं। इसमें से अगर जो अध्यक्ष पूछता तो फजल अली अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ये तीनों सदस्य हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के। यहाँ पर 57 नंबर का सवाल है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। ऑप्शन एक है, कथन एक है कि बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। तो पहला कथन सही है। आगे देखते हैं दूसरा कथन। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। दूसरा कथन भी सही है। तीसरे में है कि 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द किया था, ये भी सही है। और फिर चौथा कथन है कि न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने इसका निर्णय दिया था। तो ये चारों कथन सही है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है जिसमें से ये चारों कथन सही हैं और चारों कथन सही हैं, इसलिए इसमें सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 54 नंबर का। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि बताना है। ऑप्शन ए है कि थायराइड ग्रंथि, बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है लैक्रिमल ग्रंथि और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो बाह्य ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। इसका जवाब ऑप्शन सी होगा, लैक्रिमल। ये क्या होता है, ये लैक्रिमल ग्रंथि आँख में पाई जाती है। इसी ग्रंथि के द्वारा जो आंसू होते हैं तो आंसू लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। यह बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंजाइम का स्राव करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 55 नंबर का। 55 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ये कौन सा प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का है। 56 नंबर का 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 58 नंबर करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ पर 58 नंबर है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। यानी कि जो इनसैट 3DS है इसका प्रयोग किसके लिए होगा, दूरसंचार के लिए या पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए इनसैट 3DS का प्रयोग होगा। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये हिंदी वाला पेज है 59 नंबर से। 59 नंबर में है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में 2016 के उपचुनाव का मतदान निरस्त कर दिया गया था। ये इसका सही उत्तर है। 63 नंबर का सवाल है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। ये हिस्ट्री का सवाल है।
ऑप्शन ए है कि वी.डी. सावरकर ने, बी है उधम सिंह, सी है मदन लाल ढींगरा ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में किसकी हत्या कर दी थी? कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है अपसौर में, बी है उपसौर में, सी है ग्रीष्म संक्रांति में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ये अपसौर। देखिए अप मतलब होता है दूर, सौर मतलब होता है सूर्य, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है तब उसे क्या कहते हैं? अपसौर। उप मतलब होता है समीप और सौर मतलब होता है सूर्य, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है तब उपसौर होता है। अपसौर कब होता है? अपसौर होता है 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। तो अधिकतम दूरी में अपसौर होगा, ये इसका सही उत्तर है, अपसौर। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। ऑपरेशन बरगा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? यह करंट अफेयर का प्रश्न है। यह है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, बी है केरल में राज्य सरकार, सी है असम में राज्य सरकार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने ऑपरेशन बरगा चलाया था। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर का। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? ये में है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, बी है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सी है घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से सबसे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बी इसका सही उत्तर है। अगला 65 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है। कौन सा? फीमेल हार्मोन है जो सेक्स से संबंधित है। इंसुलिन हार्मोन ये कौन सा हार्मोन है? बीपी यानी कि ब्लड शुगर को मैनेज करता है। इंसुलिन जब ब्लड शुगर हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का डोज दिया जाता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन हो गया। ये साइटोकाइनिन है, तो ये दोनों किसके हो गए? ये दोनों मानव के हार्मोन हो गए। यहाँ पर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित है और ये इसका सही जवाब है। ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 62 और 66 नंबर का प्रश्न, ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है। यहाँ पर पहुँचते हैं हम हिंदी वाले पेज पर। यहाँ पर 67 नंबर का जो सवाल है ये जीएस का यहाँ से है कि वायुमंडल की अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, बी है लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सी है सूर्य से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का। यहाँ पर ये तो रीजनिंग का सवाल है। आगे चलते हैं। 68 नंबर भी रीजनिंग का सवाल है। यहाँ 71 नंबर भी रीजनिंग का सवाल है। अब यहाँ से देखिए 69 नंबर का प्रश्न ये जीएस का है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन ए है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, बी है शारदा नहर, सी है इंदिरा गांधी नहर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ये कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। रावी नदी और सतलुज नदी के संगम पर यहाँ पर हरके बैराज है और यहीं से निकलती है और यहाँ राजस्थान में जोधपुर तक आती है और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 649 किलोमीटर लंबी है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 72 नंबर का, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत बताना है।
गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, तो कथन पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, गोवा में है, बिहार में नहीं, इसलिए बी गलत है। सी है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, सी भी सही है कि बालपक्रम मेघालय में है, गलत पूछ रहा था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भगवान महावीर गोवा में राष्ट्रीय उद्यान, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला है पेज, आगे है हिंदी वाला पेज। यहाँ पर ये 73 रीजनिंग से संबंधित है और 76 ये जीएस है। इसमें है 76 नंबर का कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। अब चाहे कीटभक्षी पौधा हो या कोई भी वनस्पति हो, पौधा होना चाहिए, वो क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, उत्पादक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 4 पोषण स्तर होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, ये 4 पोषण स्तर होते हैं। जो पहला पोषण स्तर होता है, जो पहला नंबर का पोषण स्तर होता है, ये उत्पादक होता है। दूसरा पोषण स्तर क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा पोषण स्तर क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता। और जो है चौथा पोषण स्तर क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता। यानी कि ये जो उत्पादक है, ये पहला पोषण स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषण स्तर है, द्वितीय उपभोक्ता तीसरा पोषण स्तर है और चौथा पोषण स्तर है तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पर पूछ रहा है कि पौष्टिक स्तर यानी कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ पर, 77 नंबर का, ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर 74 नंबर का जीएस है। प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। ऑप्शन ए है मिंटो, बी है हार्डिंग, सी है कर्जन और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दिसंबर 1911 में, जब दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार के आयोजन में, तब उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, हार्डिंग द्वितीय था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हार्डिंग ने हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी कि वापस लिया गया। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। ऑप्शन है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, बी है हिमशैल का पता लगाने के लिए, सी है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने के, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ये तीनों में किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। डी इसका सही जवाब है, डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मैथ का प्रश्न है। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, यहाँ पहुँचते हैं हिंदी वाले पेज पर। ये 79 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है जून 1934, बी में है जुलाई 1934 में, सी है मई 1934 में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब दिया गया था ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी और आयोग ने इसका जवाब बीपीएससी ने ई दिया था। तो अब आप दोनों समझ गए कि जो बुक में दिया हुआ है सही उत्तर इसका मई 1934 है और लोग मानते भी इसी को हैं, लेकिन आयोग ने ई इसमें माना था, तो ई इसका सही जवाब है। हमने दोनों बता दिया, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है कि मृदा का पलबार करना संबंधित है। ऑप्शन ए है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, ऑप्शन बी है कि मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, सी है मृदा की नमी को बनाए रखने में से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो मृदा का पलबार करना संबंधित है इनमें से सभी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। खरपतवार को बढ़ना रोकने से,
बी है मृदा उर्वरता को स्वास्थ्य बढ़ोतरी से और मृदा की नमी को बनाए रखने से। इन तीनों से संबंधित है मृदा का पलवार। डी इसका सही उत्तर है। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न है और ये मैथ का प्रश्न है। आगे यहाँ ये करंट अफेयर का प्रश्न है 81 नंबर का। 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों को के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है डीएमके ने 16 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए थे, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका सही उत्तर किसका दिया था? इसका सही उत्तर दिया था ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर संसद भवन शब्द का प्रयोग किया गया है और ये जो तीनों डाटा दिया हुआ है ये लोकसभा का डाटा है। अब यहाँ जब संसद भवन में आएंगे तो संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है, तो इसीलिए ये केवल और केवल लोकसभा का डाटा है, लेकिन राज्यसभा का डाटा इसमें नहीं है और संसद भवन के उद्देश्य से इसमें दोनों का डाटा होना चाहिए, इसीलिए इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो आयोग ने इसका ऑफिशियल आंसर की में ई जवाब दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर का कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे चलते हैं 85 नंबर के प्रश्न पर। 85 नंबर का प्रश्न है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारक यानी कि वीवीपीएटी निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 2013, बी है 2014, सी है 2012, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीवीपैट का उपयोग चुनाव में कब किया गया? 2013 में ये आया था। 2013 में आया था और सितंबर 2013 में सबसे पहले नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया। तो केवल एक सीट पर सबसे पहले सितंबर 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो आया पूछ रहा है कब अस्तित्व में आया, तो ये 2013 में अस्तित्व में आया था वीवीपैट। इसके द्वारा आप जिसको वोट डालते हैं तो एक पर्ची निकल के आती है, उसी मशीन को वीवीपैट कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश वाला पेज है, हम यहाँ से है हिंदी वाला पेज। ये है जीएस का 86 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, बी है राधा कृष्णन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो ना से निर्विरोध और ना से नीलम संजीव रेड्डी, इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। ये पॉलिटी का प्रश्न है, ये इसका सही जवाब है। 90 में ये रीजनिंग से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न। 87 प्रश्न कहता है कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। प्यूपिल, बी है कार्निया, सी है सिलेरी मसल्स, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मसल्स के कारण होता है, सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ 91 और 88 किसका रीजनिंग का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न है। यहाँ क्या है? जीएस का प्रश्न 89 नंबर का है। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? यानी कि टी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल ने क्या बनाया जाएगा? टी पार्क। टी पार्क कहाँ? हुगली नदी के किनारे। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी पेज पर पहुँचते हैं। यहाँ पर 93 से 93 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। अब ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पर सबसे पहले है यह है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद में यहाँ पर यह लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के नीचे कौन सी है? यहाँ पर जास्कर श्रेणी के बाद में है
कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी के बाद में यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी। तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ऊपर से आएंगे तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, ऊपर से आएंगे तो उत्तर से दक्षिण होगा। लेकिन हम जब ऊपर से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर जाना है, यानी कि हमें नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे सबसे पहले क्या है, पीर पंजाल है, फिर क्या है, कैलाश श्रेणी है। तो कैलाश श्रेणी इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए कैलाश को स्किप कर देंगे, हम जास्कर को उठाएंगे। तो दक्षिण में सबसे है कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल, फिर है जास्कर। तो ये में है लद्दाख जास्कर, तो ये गलत हो जाएगा। बी में पीर पंजाल जास्कर, तो पीर पंजाल है फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है फिर काराकोरम है। तो पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम, बी इसका सही जवाब है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 94 नंबर पर जीएस का है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए धातु निष्कर्षण में, बी है विद्युत बल्ब में, सी है विद्युत चालक कुचालक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रीजनिंग का मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर ये 95 नंबर का प्रश्न है करंट अफेयर का। ये में है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 पहुंच गया, ये कथन सही है। दूसरा है कि इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा है कि आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो ये चारों कथन सही हैं और ये आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसमें चारों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर 98 का प्रश्न है। 98 नंबर पर क्या है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पर वर्षा किसके कारण होती है पूछ रहा है। ये में है लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी है पश्चिमी विक्षोभ से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोरोमंडल जो तट है कहाँ पर है, ये है भैया यहाँ पर तमिलनाडु है, ये कोरोमंडल तट है। यहाँ पर वर्षा क्यों होती है, क्योंकि जो लौटता हुआ दक्षिणी, यहाँ सबसे पहले जब मानसून आगमन करता है तो यहाँ से आगमन करता है केरला राज्य से। ये जब मानसून जाता है ऐसे ऐसे पूरे भारत में वर्षा कराता है। फिर जब मानसून सितंबर में लौटता है, तब सितंबर में लौटता है, सितंबर अक्टूबर में, तो ये ऐसे आता है। फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता है और बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर कहाँ वर्षा कराता है, ये कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। तो कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में होती है वर्षा, सितंबर अक्टूबर में आता है और शीत ऋतु में वर्षा कराता है। तो इसका जो सही जवाब है कि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है और लौटते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ये इसका सही जवाब होगा। अगर जो यहाँ हो जाएगा खाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो ये है जो आता है मानसून, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और जब इसमें लग जाएगा कि लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो सही हो जाएगा, या इसमें ये कहा जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून तब भी सही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, तो ये इसका सही जवाब है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि ये इंग्लिश वाला पेज है, अगले पेज पर चलते हैं। ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है और ये मैथ का है। जीएस पर चलते हैं। यहाँ से 100 नंबर से जीएस का प्रश्न है अपना। 100 प्रश्न है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, बी है बना रोपण, वन रोपण, सी है वनोन्मूलन और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वन रोपण। वन रोपण करने से जो है बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, बी इसका सही जवाब है। बी सही जवाब है। अगला कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं को कहलाते हैं डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेजर्टिमल्स कहते हैं किसको, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, डेजर्टिमल्स कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 101 नंबर का, ये पॉलिटी का प्रश्न है।
लिखा है निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए है केवल 23 लोग, बी है केवल 25 लोग, सी है केवल 21 लोग और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 23 लोग 2024 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 104 नंबर का, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? ऑप्शन है कि उच्च जाति 15.52% है, तो ये ऑप्शन सही है। बी में कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति इन दोनों को मिलाकर 21.33% है, तो ये भी सही है। सी है कि पिछड़ी जाति 63.14% है, तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर पिछड़ी जातियां में दो आती हैं, एक आता है ओबीसी आता है, एक आता है ईबीसी, नहीं यहाँ पर है बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास आता है, और दूसरा आता है ईबीसी यानी कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये दोनों मिलाकर पिछड़ी जातियां बनी हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियों को ही दो भागों में बांटा गया है। एक जो है पिछड़ी जाति यानी कि बैकवर्ड क्लास, और दूसरा है अत्यंत पिछड़ी जाति। तो इन दोनों में बांटा गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 63.14 हो जाएगा, इसलिए ये भी सही है। और तो इसका सही जवाब होगा, जब ये बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये पेज है अंग्रेजी वाला, यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। यहाँ 105 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ? 1945 में या 1946 में या 1944 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1945 में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ा गया था, ये इसका सही जवाब है, ये सही जवाब है। आगे है 108 नंबर का प्रश्न कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में हुआ था। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है या नाम था? तो अटल गार्जियन 2024 या नागासाकी गार्जियन 24, धर्म गार्जियन 2024, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म गार्जियन 2024 राजस्थान के महाजन क्षेत्र में हुआ था, सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहाँ पर 106 नंबर का मैथ का प्रश्न है, यहाँ 109 जीएस है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सिंगाड़ा, कमल, मखाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि जो सिंगाड़ा है ये भी बंधे जल में उगाया जा सकता है, और कमल ये भी बंधे जल में उगाया जा सकता है, लेकिन जो नदी का पानी होता है ये बहता रहता है, इसलिए ये बहते पानी में नहीं उगाया जा सकता। और मखाना भी ऐसे ही है। तो सिंगाड़ा, कमल, मखाना ये जो अस्थाई जल होता है यानी कि रुका हुआ जल होता है, इसमें ये तीनों पैदा होते हैं, ना कि बहते हुए जल में। बहते हुए जल में नहीं होते हैं, रुके हुए जल में होते हैं, इसलिए ये तीनों नदी में नहीं उगाया जा सकता। तो डी इसका सही उत्तर होगा, डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों प्रश्न मैथ से संबंधित, रीजनिंग और मैथ। आगे चलते हैं। यहाँ है 111 से, 111 में क्या है? हाँ, सीए यानी कि करंट अफेयर का प्रश्न है कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। ऑप्शन ए है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में मिला है उषा किरण खान को। दूसरा कथन है कि भारत भारती 2019 में मिला है, ये भी सही है। तीसरा कि मैथिली कचही बांस। चौथा है हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से जो जितने भी कथन हैं, चारों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। उषा किरण खान के बारे में इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, डी इसका सही जवाब है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे चलते हैं 115 नंबर पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सागवन के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 112 नंबर पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री थे
जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? 1992 हुआ। और 1992 के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ये इसका सही जवाब होगा, ये सही जवाब होगा। 116 नंबर प्रश्न है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहभोजिता, बी है आद्य सहयोग, सी है सहोपकारिता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सहोपकारिता, यानी कि लाइकेन और शैवाल इन दोनों का जो सहजीवी है वो कवक होता है। तो कवक क्या है? ये सहजीवी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? ऑप्शन ए है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, सी है केवल फेरिक ऑक्साइड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग को कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। 117 मैथ का प्रश्न है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। ये यहाँ से 118 नंबर जीएस का है। 118 में कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? ऑप्शन ए में है कि यांत्रिक ऊतक का प्रभाव, बी है वायु ऊतक की उपस्थिति, सी है सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि यांत्रिक ऊतक का भाव, ये भी है वायु तक की उपस्थिति और सुविकसित संवहन तंत्र, ये तीनों गुण के कारण जलोद्भिद पादप के ये तीनों गुण हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 121 नंबर पर 121 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति क्या है? शांति एवं अहिंसा है। बी में है पंचशील सिद्धांत शांति है तो भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी सही है। सी है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, तो ये भी सही कथन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जब ये तीनों सही है ABC, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 119 नंबर का कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस में क्या अभिप्राय है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, आपको इसका सही जवाब बताना है। इसमें ऑप्शन ए में कि भारत का नस्लीय मानचित्र, बी में है कि यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, सी है भारत का प्राकृतिक मानचित्र है और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये क्या है? यह एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्या है? लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट, बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 122 नंबर का प्रश्न है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए है सुरु नदी, बी है झेलम नदी, सी है सिंधु नदी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये सुरु नदी के किनारे कारगिल है। देखिए ये जो लद्दाख है, लद्दाख यहाँ पर ये ऐसे लद्दाख है, ये वाला पीओके वाला हिस्सा है और ये वाला क्या है? अक्साई चीन है। तो अक्साई चीन है, यहाँ से आती है कौन सी नदी? ये सिंधु नदी आती है और ये वाला जो पूरा भाग है ये लद्दाख है। अब यहाँ पर जब आती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर यहाँ पर लेह स्थित है और सिंधु की सहायक नदी सुरु नदी है। सुरु सिंधु की सहायक नदी है। तो यहाँ पर कौन सी? सुरु नदी है और यहीं पर है, यहाँ पर नीचे यहीं पर यहाँ क्या स्थित है? कारगिल स्थित है। तो कारगिल पूछा जाए तो सुरु सिंधु की सहायक नदी है और सुरु नदी पर कारगिल स्थित है। और अगर जो लेह पूछा जाए तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और कारगिल और लेह ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं
किसके डिस्ट्रिक्ट हैं? लद्दाख के। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक कारगिल है, दूसरा क्या है? लेह है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा, कारगिल पूछ रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 123 नंबर का मैथ वाला पोर्शन है। ये 120 नंबर का साइंस का प्रश्न है। यह है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पेज है कौन सा? इंग्लिश वाला। यहाँ से हिंदी वाला है। 124 नंबर का जीएस प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? ऑप्शन ए कि सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, बी है 1965 के साथ युद्ध। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 का युद्ध हुआ था और दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोड़न ये भी हुआ था। किसके समय? लाल बहादुर शास्त्री के समय। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर है कि 127 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला हमें बताना है। तो घास को कौन खाया? हिरण। और हिरण को कौन खाया? बाघ। तो ये तो घास श्रृंखला बन गई। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बी देखते हैं। घास को मछली खाती है? नहीं। और मान लिया जाए, चलो ठीक है, किसी जो घास होती है, समुद्री घास होती है एक प्रकार की, उसे मछली खाती है, लेकिन मछली को गाय खाती है। गाय तो शाकाहारी है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में कि घास खरगोश खाता है, तो घास तो खरगोश खाता है, लेकिन खरगोश हाथी खाती है, तो खरगोश हाथी तो शाकाहारी, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी है उपरोक्त में से एक से दी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला ये वाली है। ये इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 128 नंबर पर आते हैं। 128 नंबर पर, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, चंपारण, पटना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पटना। वहाबियों का मुख्य गतिविधि केंद्र जो था वो पटना था। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 125 नंबर का। इसमें किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? किसने किसने दी है? ऑप्शन ए भूटान, नेपाल, सिंगापुर, गुयाना, बुरुंडी, पराग्वे, तुर्की, स्वीडन, इटली। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन और इटली ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसियों जो हैं, ये निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। ये 3 देशों ने। सी इसका सही जवाब है। 129 नंबर का प्रश्न कि प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? पुणे में, बी है दिल्ली में, सी है लखनऊ में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातुक्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ 126 नंबर का कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, यानी कि एसपीएम के बारे में पूछ रहा है। तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है कि सस्पेंडेड और पी से होता है जो पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल से संबंधित होता है, और एम से होता है मैटर। तो ये क्या होता है एसपीएम? जो वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में घुले हुए तरल या ठोस पदार्थ, वायुमंडल में घुले हुए तरल या ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? एसपीएम कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये में है कि दृढ़कृत कणिका तत्व, बी में है निलंबित कणिका तत्व, और सी है कि घुलनशील कणिका तत्व, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ठोस या तरल पदार्थ हैं वो वायुमंडल में क्या है? ये घुले हुए नहीं है। घुला हुआ कौन होता है? जो अलग अलग दिखाई कभी ना दें, वो घुले हुए होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये निलंबित कण है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी इसका
सही जवाब होगा। ये निलंबित कणिका तत्व हैं, तो बी इसका सही जवाब है। 130 नंबर का प्रश्न है कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है कि 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1991 में। क्या हुआ था कि 24 जुलाई 1991 में भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था? एलपीजी सिद्धांत। एलपीजी सिद्धांत यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन सिद्धांत के थ्रू क्या हुआ था कि जो नई आर्थिक नीति थी उसको लाए थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, आगे है हिंदी वाला पेज। यहाँ से 131 नंबर पर है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन ए ग्रामीण बंगाल में, बी है दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, सी है शहरी शिक्षित वर्ग, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि जो ब्रह्म समाज है वो शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। सी इसका सही जवाब है। 134 है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? किस पर? राष्ट्रवाद के आधार पर। ऑप्शन में ये में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा समाजवाद और राष्ट्रवाद विचारधारा, यानी कि समाजवाद और राष्ट्रीयवाद, इन दोनों विचारधाराओं को लेकर चलती है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? राष्ट्रवाद पूछ रहा है। बी में है भारतीय जनता पार्टी। जो बीजेपी है ये केवल और केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बात करती है, समाजवाद के मुद्दे पर बात नहीं करती, यानी कि इसकी जो विचारधारा है वो केवल और राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रवादी ही पूछ रहा था। समाज दल, समाजवादी दल, ये भी समाजवादी विचारधारा पर डिपेंड है। तो इसका जो आधार है बीजेपी पार्टी का वो राष्ट्रवादी विचारधारा है। बी इसका सही जवाब है। बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है और ये मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर ये करंट अफेयर का प्रश्न है 133 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन है कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय का हिस्सा दिया जाना, बी है मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, सी है मैतेई समुदाय को राजनीतिक दर्जा दिया जाना, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। डी इसका सही उत्तर है। 136 नंबर, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। इसमें है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु यानी कि पुल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है कच्छ सेतु, बी है सुदर्शन सेतु, डी सी है द्वारका सेतु, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन सेतु, यानी कि द्वारका और कच्छ की खाड़ी को जोड़ने के लिए, द्वारका और कच्छ की खाड़ी को जोड़ने के लिए कौन सा सेतु? सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। बी इसका सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला ये इंग्लिश वाला पेज है, चलते हैं यहाँ पर हिंदी वाले पेज पर। यहाँ की एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? यहाँ पर है ये पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, बी है उच्चतम पोषक स्तर उपभोक्ता, सी है उत्पादक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कितने पोषण स्तर होते हैं? तो 4 पोषण स्तर होते हैं। पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2 और पोषण स्तर 3 और ट्रॉपिक लेवल 4, ये 4 पोषण स्तर होते हैं। जो पहला पोषण स्तर होता है वो क्या होता है? उत्पादक होता है, यानी कि पहला पोषण स्तर क्या? उत्पादक। दूसरा पोषण स्तर क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। और तीसरा पोषण स्तर द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा पोषण स्तर तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो उत्पादक होता है ये क्या होता है? पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ होती हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो केवल मांसाहारी जीव होते हैं,
यानी कि जो केवल मांसाहारी जीव होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता पर। और यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता यानी कि चौथे पोषण स्तर पर कौन आता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है, या उच्च मांसाहारी जो जीव होता है, जो उच्च मांसाहारी जीव होता है ये चौथे पोषण स्तर पर आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर उत्पादक है, एक जो है लिंडमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ऊर्जा का 10% स्थानांतरण सिद्धांत, यानी कि 10% जो स्थानांतरण सिद्धांत है वो यहाँ पर काम करेगा। कैसे, मान लिया जाए कि उत्पादक है, उत्पादक जैसे वनस्पति है, घास फूस है, इसको प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, तो जब प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो जितनी इसकी ऊर्जा होगी, यानी कि उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा है उसका केवल 10% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी, और 90% जो ऊर्जा होगा वो ह्रास हो जाएगा। किसने कहा था इसको, इसको लिंडमैन ने दिया था 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। तो इसी रूल पर यह आधारित है। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, यानी कि दूसरे पोषण स्तर है, दूसरे पोषण स्तर को तीसरा पोषण स्तर जब खाएगा तो जितनी ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर के पास होगी उसका 10% ऊर्जा केवल तीसरे पोषण स्तर को मिलेगा, और 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जब चौथा पोषण स्तर के पास आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा की कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है। जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर बढ़ते हैं तैसे तैसे वैसे वैसे किसकी कमी हो रही है, ऊर्जा की। यहाँ सबसे अधिक ऊर्जा, फिर जितनी आगे बढ़ेंगे उतना ही कम होगा ऊर्जा। तो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होता है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होता है, और सबसे कम ऊर्जा किसके पास होता है, चौथे पोषण स्तर के पास। यानी प्राथमिक पोषण स्तर के पास सबसे अधिक ऊर्जा, और जो है चौथा पोषण स्तर के पास सबसे कम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता में सबसे अधिक ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता में उत्पादक आता है, इसलिए उत्पादक के पास सबसे अधिक क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो सबसे अधिक ऊर्जा स्तर की बात कर रहा था, सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये ईवीएस का प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ से है 138 नंबर पर के निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये साइंस का प्रश्न है। तो एक ट्रिक है अनीला। अच्छा, अनीला का मतलब क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो जो अम्ल है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये किसका काम है, अम्ल का काम है। तो इसमें अम्ल कौन है, वाशिंग सोडा का घोल ये क्षार है, यहाँ पर बेकिंग सोडा का घोल ये भी क्षार है, सिरका एसिड है यानी कि अम्ल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर है। 142 नंबर पर के निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। ऑप्शन ए में है कि 42वां संविधान संशोधन, बी है 43वां संविधान संशोधन, सी है 40वां संविधान संशोधन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा क्या किया गया कि न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया गया। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 139 नंबर का जीएस प्रश्न है। यहाँ पर है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ, बी है नेपाल के साथ, सी है बांग्लादेश के साथ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ 4096 पॉइंट कुछ की सीमा की बात करता है, यानी 4096 किलोमीटर सीमा भारत किससे साझा करता है, बांग्लादेश के साथ, जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 143 नंबर का कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। ये है तिब्बत, ताइवान, मकाऊ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चीन है ये तिब्बत, ताइवान, मकाऊ ये तीनों को पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आयोग ने इसको डी माना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 140 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन ए में कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी है सोन नदी घाटी परियोजना, सी है कोसी नदी घाटी परियोजना, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, सोन नदी होगा। सोन नदी बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है।
लेकिन आयोग ने इसमें क्या मान था, आयोग ने इसको माना था दामोदर नदी घाटी परियोजना। हमने दोनों को बता दिया। बीपीएससी आयोग ने क्या माना था, ये दामोदर नदी माना। बीपीएससी आयोग ने दामोदर नदी माना, लेकिन वास्तविक रूप से जो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो सोन नदी घाटी परियोजना है। तो अब दोनों आप जान गए, अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न है कि 144 नंबर का, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को कहलाते हैं। ऑप्शन है सवाना, बी है कृषि वन, सी है वर्षा वन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सवाना या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये क्या है, छितरे हुए घास के मैदान, छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान होते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला ये पेज है इंग्लिश वाला, यहाँ से हिंदी वाला है। यहाँ पर 145 नंबर का प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है सुरेंद्र बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, और सी है दादा भाई नौरोजी। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने किया था इसकी स्थापना, ये वो हुम ने किया था, और ये वो हुम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 148 नंबर का कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनजातीय समूह या जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है मेघालय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है वो मिजोरम में है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 149 नंबर पर प्रश्न है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। ये है संख्या पिरामिड, बी है जीवभार पिरामिड, सी है ऊर्जा पिरामिड, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो संख्या पिरामिड हैं ये उल्टे और सीधे दोनों प्रकार से बनते हैं। उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं। जीवभार पिरामिड ये भी उल्टे और सीधे, ये भी दोनों प्रकार के बनते हैं। जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो उल्टा और सीधा दोनों कौन बनता है, संख्या पिरामिड और जीवभार पिरामिड, ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 147 नंबर का जीएस प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। किसकी अनुमति देता है। ऑप्शन है प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, बी है कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण भागीदारी की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आयोग ने सही उत्तर माना था कुछ मूल अधिकार रखने की न्याय की गारंटी देता है कौन, संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कुछ मूल अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं आगे। तो यहाँ से जो है आपका जो जीएस पोर्शन था वो समाप्त हो गया था। जीएस पोर्शन में हमने किस किस को पढ़ा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ईवीएस और साइंस। ये जीएस का जो पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में 4 सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है। ये जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और ऑफिशियल आंसर की के साथ हमने इसको हल किया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एसएसटी के प्रश्न पत्र को लेकर। तो जय हिंद, नमस्कार।